मैंने अपने माथे पर हाथ रखा और फिर हाथ को देखा। ये एहसास अभी तक मौजूद था कि सब्ज सांप ने मुझे पेशानी पर काटा है। मैं बिस्तर पर जा बैठा। तुम इस वक्त क्यों आई हो? मैंने तानी से पूछा। उसने इस तरह सर हिलाया जिसका मतलब गालिबन ये था कि वो मेरी जबान नहीं समझती थी। उसने हाथ जोड़ दिया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने एक बार फिर माथे पर हाथ रखा और हाथ को देखा। तानी शायद समझ गई थी कि मैंने अपने माथे पर किसी चीज का लम्स महसूस किया है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, फिर अपने होंठों पर 2 उंगलियां रखीं और फिर ये उंगलियां मेरे माथे पर रखीं। मैं उसका ये इशारा समझ गया। मैं जब सोया हुआ था तो उसने मेरा माथा चूमा था। वो मेरे करीब से रख आई। उसने हाथ जोड़े हुए थे। वो मेरे आगे झुकते झुकते इतनी झुक गई कि उसके जुड़े हुए हाथ और फिर उसकी पेशानी और नाक मेरे पाँव को छूने लगी। मैंने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे उठा दिया। उसने हाथ बढ़ाकर उंगलियां मेरे बालों में उलझा लीं और फिर मेरे बालों पर हाथ फेरने लगी। अगर मेरी अकल ने सही रहनुमाई की थी तो मैं ये समझा कि मैं जब सोया हुआ था तो ये दबे पाँव अंदर आकर मेरे पास बैठ गई और उसने मेरे बालों पर हाथ फेरा था और न जाने कितनी देर हाथ फेरती रही थी। यहाँ से मेरा वो ख्वाब शुरू हुआ था कि मैं दरख्तों के नीचे से गुजर रहा हूँ और दरख्तों की झुकी हुई टहनियाँ मेरे बालों को छू रही हैं। जब तानी ने मेरा माथा चूमा तो ख्वाब में मुझे यह नजर आया कि सब्ज सांप ने मेरे माथे पर काट लिया है। मेरे लिए तानी ने अच्छी खासी मुश्किल पैदा कर दी। मैंने सोचा कि इसका बाप इसे अपने झोंपड़े में से गैर हाजिर देखकर इधर आ निकला तो वो मुझे भी समीउल्लाह जैसा बदकार समझेगा। मुश्किल ये थी कि तानी मेरी ज़बान नहीं समझती थी और मैं उसकी ज़बान समझने से माजूर था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो जज्बात से मगलूब होकर आई है। ये तो मैं जानता था कि यह लड़की मेरी बहुत मशकूर और ममनून है। मैंने उसे समीउल्लाह से और उसके गुंडों से बचा लिया था और उसके बाप को मौत के मुंह से निकाला था। मैं ना होता तो उसके बाप की गर्दन कटी हुई होती और ये लड़की समीउल्लाह के झोंपड़े में होती। दूसरी मुश्किल जो इस लड़की ने मेरे लिए पैदा करती थी वो ये थी कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसकी उम्र बमुश्किल 16 साल थी। मैं फरिश्ता नहीं था, मैं वली अल्लाह भी नहीं और सूफी भी नहीं था। मैं फौजी था और जवान था। ये हसीन और दिलकश लड़की मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। ये मुझे बहुत ही ताकतवर इंसान समझती थी। इसका चेहरा और इसकी हरकतें बता रही थीं कि ये मेरे इशारे की मुंतजिर है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो उसके बाल रेशम से ज़्यादा मलाइन थे। बालों के लम्स ने मुझ पर कोई और ही कैफियत तारी कर दी। मैंने इशारों में उससे पूछा कि उसका बाप और उसकी माँ कहाँ हैं। वो मेरे ये इशारे समझ गई। उसने आंखें बंद करके इशारा किया कि वो गहरी नींद सोए हुए हैं। इसके साथ ही उसने मेरा एक हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उस हाथ को चूमने लगी। ये तो मैंने सुना था कि शैतान इंसान को वरगला लेता है, लेकिन अमली तौर पर मुझे पहली बार पता चला कि शैतान जब वरगलाने पर आता है तो इंसान के लिए मुज़ाहमत किस कदर दुश्वार हो जाती हैं। मेरी नज़रें तानी के चेहरे पर जमकर रह गईं। सच पूछे तो मैंने शैतान के आगे हथियार डाल दिए थे। मैंने उसके कंधों पर बाजू रखा तो वो सिरक कर मेरे और ज़्यादा करीब हो गई। मैंने उसे दोनों बाजुओं के घेरे में ले लिया। उसने मेरे मुंह की तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों में पड़ी। मैंने उसकी आंखों में झांका। मैं आज भी नहीं बता सकता कि मुझे उन मासूम आंखों में क्या नजर आया कि मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता ज़रा परे कर दिया। फिर मैं सिरक कर उससे ज़रा दूर हो गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और मैं भी मुस्कुरा दिया। उसने कुछ कहा जो मैं ना समझ सका। मैंने उसे कुछ कहा जो वो ना समझ सकी। मेरे सामने वो मंजर आ गया कि ये लड़की रस्सियों में जकड़ी हुई थी और इसका मुंह बंधा हुआ था। इसके छोटे भाई को भी उसी तरह रस्सियों से बांध दिया गया था और उसका बाप जल्लाद के सामने बैठा था। मुझे तानी था और उसके छोटे भाई का उस वक्त का तड़पना याद आ गया। इसके साथ ही मुझे ये ख्याल आया कि मैंने एक नेकी की थी और अब मैं इस मासूम लड़की से उस नेकी की कीमत वसूल करना चाहता हूँ। मैंने उसे इशारा किया कि वो उठे और चली जाए। वो नज़रें मेरे चेहरे पर जमाए आहिस्ता आहिस्ता उठी और इस तरह मुझे देखते हुए दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दरवाजे में जाकर रुक गई। उस वक्त उसके चेहरे का तासुर ज़रा बदल गया था और उसके होंठों पर जो जज्बाती मुस्कुराहट थी वो उदास सी हो गई थी। मैं उठा और उसके करीब चला गया। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। जब मैंने उसे जिस्म से अलग किया तो उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर रखे और मेरे आगे रुकू की हालत में चली गई। फिर इसी तरह पीछे हटते हटते वो मेरे झोंपड़े से निकल गई। मैं तो बड़ी गहरी नींद सो गया था, लेकिन तानी मेरी नींद उड़ा गई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलने लगा और बहुत देर के बाद मुझे ऊँग आई और मैं सो गया। मैं अगली सुबह नहीं बल्कि अगले रोज़ जागा। रोज़ इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेरी आँख खुली उस वक्त दिन आधा गुजर चुका था। सबसे पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया वो तानी का था। तानी नाजुक इंदाम और फूलों जैसी मलाइम बदन वाली लड़की थी। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वो मेरे सामने बैठी हुई है। उसके चेहरे के तासुरात मेरी पलकों में महफूज थे और उसने मेरे जिस्म पर जहाँ जहाँ हाथ लगाया था वहाँ वहाँ मैं उसके हाथों का लम्स अभी तक महसूस कर रहा था। एक सरूर सा था जो मुझ पर तारी हो गया था। मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर सका था
कि तानी को अपने दिल में क्या मुकाम दूँ। मैंने इस दास्तान में पीछे कहीं आप लोगों को सुनाया है कि अंग्रेज़ों के दौर के हिंदुस्तानी फ़ौजियों का किरदार और इखलाक क्या होता था। मैं भी उन्हीं फ़ौजियों में से था। महाज से वापस आया हुआ फ़ौजी जब शहर में आता था वो सबसे पहले इस्मत फ़रोशों के बाज़ार का रुख करता था। उस वक्त के फ़ौजी की नज़र में औरत तफरी और जिस्मानी तस्कीन का ज़रिया थी। मैं जिन हालात में से गुजर रहा था और मैं जिस सूरत हाल में जा फंसा था, मेरा जहन फ़रार के रास्ते तलाश कर रहा था। ऐसी सूरत हाल में तानी जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ऐसे ही था जैसे खुदा ने आसमान से बहुत बड़ी नेमत सिर्फ मेरे लिए फेंकी हो। मैं बिस्तर पर बैठा तानी के मुतल्लिक सोचता रहा और तानी का तस्वुर मुझ पर एक नशा बनकर तारी होता चला गया। मुझे आज तक याद है कि मेरे अंदर से एक आवाज़ उठी थी कि ये लोग पहले समीउल्लाह और उसके गुंडों की दहशत में मुब्तला रहे हैं और मुझे ये अपना निजात दहिंदा समझते हैं, इसलिए मेरा रवैया समीउल्लाह जैसा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तानी का सरापा भी मेरे सामने आ जाता था। मैंने उसके बालों की रेशम जैसी मलाइमत महसूस की थी। यूं लगता था जैसे मैंने गुलाब के खिले हुए फूल पर हाथ फेरा हो। मैं आज अपना उस वक्त की कैफियत को सामने रख कर तज्जिया कर सकता हूँ। उस उम्र में मैं सिर्फ ये महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर एक कशमकश शुरू हो गई है और जीत आखिर तानी की होती थी। यानी मेरा जहन तानी पर आकर रुक जाता और मुझे ये तासुर देता कि तुम्हारा मतलूब और मकसूद यही है। कुछ देर के बाद मैं नहाया और फिर मेरा नौकर खाना ले आया। खाने के दौरान भी मेरे तस्वुरों में तानी घूमती फिरती रही। मैं बाहर निकल गया और बस्ती से कुछ दूर जाकर कुदरत के हुस्न को देखा। ऐसा सब्जा और ऐसे खूबसूरत पहाड़ और दरख्त मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी नज़रें बार बार बस्ती की तरफ घूम जाती हैं। उन नज़रों को तानी की तलाश थी। कुछ देर घूम फिर कर मैं वापस अपने झोंपड़े में आ गया। अभी मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि एक नौजवान बर्मी मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजे में खड़े होकर हाथ जोड़े और हाथ अपने माथे पर रख कर रुकू की पोजीशन में चला गया। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो उसी तरह हाथ जोड़े हुए मेरे सामने बैठ गया। फिर जिस तरह रात तानी ने हाथ जोड़कर मेरे पाँव पर सजदा किया था, उसी तरह उसने भी किया। मैंने दोनों हाथों से उसके कंधे थामे और उसको ऊपर किया। तब मैंने देखा कि ये बहुत ही खूबसूरत जवान है। कहो कैसे आए हो, मैंने पूछा। वो चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और उसने सर दाएं बाएं हिलाकर बताया कि वो मेरी जबान नहीं समझता। वो मेरे सामने बैठा इस तरह की हरकतें करता रहा जैसे मैं बुत हूँ और वो मेरी पूजा कर रहा हो। कभी वो मुस्कुराने लगता और जब मैं मुस्कुराता तो वो हाथ जोड़कर माथे के साथ लगाता और झुक जाता। तानी, उसने कहा। तानी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मुस्कुराया। मुझे बिल्कुल ही समझ न आई कि उसने तानी का नाम क्यों लिया है और क्या इशारा किया है। मुझे यह भी पता नहीं चल रहा था कि मैं किस तरह का इशारा करूं जिससे ये समझ जाए कि मैं पूछ रहा हूं कि उसने तानी का नाम क्यों लिया है। मैंने इतना ही किया कि मुस्कुराकर सर हिलाया जैसे मुझे उसकी ये बात पसंद आई हो। वो कुछ देर बैठा और फिर मेरे आगे सजदा करके चला गया। मैं इन क़यास आराइयों में उलझ गया कि वो क्यों आया था और इशारों में क्या कह गया है। एक तो मैं ये समझा कि ये मुझे पीरो मुर्शद या देवता समझकर खराजे अकीदत पेश करने आया था। फिर ख्याल आता था कि ये कमसिन लड़का है, उसे खराजे अकीदत पेश करने की क्या ज़रूरत थी। और जब ये ख्याल आया कि उसने 2 बार तानी का नाम लेकर सीने पर हाथ रखा था तो मेरी सोचें उलझ गईं। शाम को तानी का बाप आ गया। वो भी मेरे आगे सजदे करने लगा। वो उर्दू का कोई लफ्ज़ जानता था लेकिन पूरी बात नहीं कर सकता था। मेरा ख्याल है कि अब मैं लम्हा ब लम्हा और रोज़ बरोज़ की रुदात मुख्तसर कर दूँ। अगर मैं तफसीलात सुनाने बैठ गया तो ये दास्तान कहीं ना ख़त्म होगी। आप ये समझें कि अगले 3-4 दिन मेरा ये मामूल बन गया कि मैं बस्ती में और बस्ती के इर्द गिर्द और एक बार पहाड़ियों के पीछे गया और फिर घूम कर वापस आ गया। कभी तानी मेरे पास आकर बैठ जाती। उसका अंदाज और रवैया और उसकी हरकत वैसी ही होती जैसे उसने पहली रात की तरह की थी। वो मुझे बड़ी ही सख्त आजमाइश में डाल रही थी। मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही कहता कि लड़की मुझे दावत गुनाह दे रही है। मैं यही समझ सकता था कि मैंने उस पर जो एहसान किया था वो उसके सिले में अपना आप पेश कर रही थी, लेकिन मैं एक कश्मकश में मुब्तला हो गया था। तानी मेरे कमरे से निकलती तो कुछ देर बाद वो खूबसूरत नौजवान आ जाता और मुझे बुत समझकर मेरी पूजा करता और चला जाता। उसने अपना नाम युवन बताया था। लड़का जाता तो तानी का बाप और कभी उसकी माँ और 1-2 मरतबा युवन का बाप आ गया। मैंने आखिर तंग आकर वांग से जिक्र किया। मैं पहले सोचता ही रहा था कि वांग को तानी के सिलसिले में एतमाद में लूँ या ना लूँ, लेकिन मैं मजबूर हो गया कि कुछ समझने के लिए मुझे वांग की रहनुमाई लेनी पड़ी। साहब, वांग ने कहा, मुझे और मेरे दोस्तों को मालूम है कि तानी और यौवन आपके पास आते हैं। मुझे यह भी मालूम है कि उन दोनों के बाप भी आपके पास आते हैं। बात दरअसल ये है कि तानी और यौवन की आपस में ऐसी मोहब्बत है जिसे बस्ती का हर फर्द और बच्चे भी जानते हैं। वो शादी करना चाहते हैं और दोनों के वालिदैन की भी यही ख्वाहिश है।
आपके पास वो इसलिए आते हैं कि आपको उन्होंने देवता का दर्जा दे दिया है। वो पहले आपकी पूजा करके आपको खुश कर रहे हैं, फिर उन्होंने आपसे इजाज़त लेनी है कि ये शादी कर लें। दरअसल बात यह है साहब, या हज़रत समीउल्लाह ने इन लोगों पर अपना कानून ठूसा हुआ था। उसकी मर्जी के बगैर कोई शादी नहीं कर सकता था। ये लोग समझते हैं कि आप भी वही कानून चलाएंगे। सबसे पहले तो मुझे शदीद धचका लगा, बल्कि यूं समझ लें कि मुझे सदमा हुआ कि तानी मुझे नहीं बल्कि युवन को चाहती है। मैं तो समझा था कि वो मुझ पर फरीफ्ता हो गई है और मुझे अपना आप पेश कर रही है, लेकिन बात कुछ और निकली। मैंने अपने आप को ये फरेब दिया कि चलो अच्छा हुआ कि राज की बात मालूम हो गई और मैं इस कश्मकश से आज़ाद हो गया जिसमें मैंने अपने आप को उलझा लिया था। वांग कुछ कह रहा था, लेकिन अब मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था। मेरी बात सुनो वांग, मैंने कहा। उन लोगों से कहो कि अब यहाँ समीउल्लाह वाला कानून नहीं चलेगा। उन्हें बता दो कि ये सब आज़ाद हैं और सिर्फ अपने मजहब के कानून की पाबंदी करें। तुम यूं करो कि तानी और यौवन बुद्ध हैं, बुद्ध मजहब में जिस तरह शादी होती है इस तरह उनकी शादी करवा दो। मेरी तरफ से इजाज़त है कि हर किसी को जिस काम को वो जायज़ समझता है करे। मुझे ख्याल आया कि उन लोगों के ऊपर कोई ना कोई हाकिम या रहनुमा होना चाहिए जो उन लोगों के मसाइल और अमूर और तनाज़े सुने और फैसले करे। मेरे पेश नज़र अपने देहाती माशरे की पंचायत थी। मैंने वांग के साथ इसका जिक्र किया तो उसने और उसके साथियों ने भी मेरा ये मशवरा पसंद किया। उसी रात मैंने 6-7 मोमर और दानिशमंद आदमियों को बुलाकर एक पंचायत बना दी। उनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी और 2 बुद्ध थे। सारी बस्ती को इकट्ठा करके मैंने वांग की मार्फत बताया कि अब ये बुजुर्ग तुम्हारे मसलों के, झगड़ों के और ब्याह शादियों के फैसले किया करेंगे। उस रात तानी मेरे कमरे में आई तो वो इस कदर खुश थी कि बच्चों की तरह मेरे साथ हरकतें करने लगी। मुझ पर उसकी खुशी की हकीकत वाज़िया हो चुकी थी, इसलिए सिर्फ मैं मुस्कुराता रहा। मैं इतराफ़ करता हूँ कि मुझे अफसोस भी हुआ कि मैं उस लड़की को जो समझा था वो बिल्कुल ही गलत समझा था। तानी मेरी नहीं थी, वो यौवन की थी और उसे ऐसे ही नौजवान का इंतखाब करना चाहिए था। जंग बहुत दूर लड़ी जा रही थी, इतनी दूर कि जंगल के हल्के धमाके भी सुनाई नहीं देते थे। मैं तो जंग को भूल ही गया था और कभी तो मुझे ऐसा ख्याल भी आ जाता था कि मैं इन्हीं जंगलों में पैदा हुआ था और इन्हीं जंगलों में घूमता भटकता मर जाऊंगा। मुझे एहसास है कि मुझ पर जो कैफियत तारी होती चली जा रही थी वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सका और कैफियत बयान की भी नहीं जा सकती। बाज़ एहसासात को अल्फाज के सांचे में ढाला ही नहीं जा सकता। मैं जंग को भूल ही गया था, लेकिन एक रोज़ जंग अचानक ही हमारी बस्ती में पहुंच गई। दिन का पिछला पहर था। मैं अपने कमरे में वांग और उसके 3-4 साथियों के साथ इधर उधर की बातें कर रहा था। अचानक बस्ती में शोर उठा। शोर भी ऐसा जैसे बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हो गई हो। मैंने राइफल उठाई और हम सब इस तरह कमरे से बाहर निकले जिस तरह तोपों के दहानों से गोले निकलते हैं। बाहर यह मंजर था कि बस्ती की सारी आबादी एक जगह इकट्ठी थी और हर किसी की नज़रें आसमान पर लगी हुई थी। मुझे ये याद आया कि मैंने हल्की हल्की गूंज कमरे में सुनी थी, लेकिन तवज्जो नहीं दी थी। मैंने ऊपर देखा तो एक फाइटर हवाई जहाज नजर आया जो डोल रहा था और उसमें हल्का हल्का सफ़ेद धुआं निकल रहा था। हवाई जहाज एक तरफ मुड़ा। उसकी बुलंदी मेरे अंदाजे के मुताबिक 10-12 हज़ार फुट होगी। हवाई जहाज में से ऐसी आवाज़ें निकलने लगीं जैसे इंजन में कोई खराबी हुई हो। जहाज ने एक चक्कर लगाया। मैंने पायलट को हवाई जहाज में से निकलते देखा। फाइटर जहाज़ों की सीट, जिसे कॉकपिट कहते हैं, ऊपर होती है। पायलट ऊपर को उठा और उसने बाएं को जंप ली। हवाई जहाज आगे को निकल गया और 2-3 मिनट के बाद पायलट का पैराशूट खुल गया और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। इधर हवाई जहाज नाक के बल हो गया और उसे हम सब ने दरिया में गिरते देखा। हम सब की नज़रें पायलट की तरफ लगी हुई थी। वो पैराशूट के नीचे बंधा हुआ नीचे आ रहा था। बस्ती के तकरीबन तमाम आदमी उसकी तरफ दौड़ पड़े। मुझे अचानक एक ख्याल आ गया, वो ये कि मेरे पास राइफल थी। मैं वर्दी में तो नहीं था, लेकिन राइफल से मैं पहचाना जा सकता था कि मैं फौजी हूँ। मुझे यह भी मालूम था कि पायलट अंग्रेज़ होगा और मैं ये भी जानता था कि एयरफोर्स के पायलट अफसर होते हैं। लोग तो पायलट की तरफ दौड़े और मैं अपने झोंपड़े की तरफ दौड़ा। राइफल बिस्तर के नीचे छुपा दी और मैं झोंपड़े से दौड़ता हुआ निकला। मैंने सिविलियन कपड़े पहन रखे थे और मैंने सोच लिया था कि ये पायलट मुझसे पूछेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और इन लोगों में कैसे रह रहा हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने दूर से देख लिया कि पायलट ज़मीन पर उतर आया था और वो अपना पैराशूट लपेट रहा था। मैं दौड़ता वहां पहुंचा। पायलट जब पैराशूट लपेट चुका तो मैं आगे हुआ। उसने गौर से मुझे देखा। वजह साफ थी कि मैं कदबुत और शक्लो सूरत से हिंदुस्तानी लगता था और बाकी सब बर्मी थे। मेरी बड़ी हुई दाढ़ी देखकर वो ये भी समझ गया होगा कि मैं मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैंने हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, आप अच्छी जगह गिरे हैं, हम लोग आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। उसने मुस्कुराकर मेरे साथ हाथ मिलाया। उसने बताया कि वो RAF यानी रॉयल एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। RAF बरतानिया की एयरफोर्स का नाम था, जो अब भी है। मैं उसके साथ अंग्रेजी में बात कर रहा था
फौज के अंग्रेज अफसर उर्दू बोल लेते थे और समझते भी थे, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के अंग्रेज अफसर उर्दू नहीं जानते थे। मैं उसे अपने साथ ले आया। 2 आदमियों से कहा कि वो इसका पैराशूट उठा ले। पैराशूट वांग और उसके 2 साथियों ने अच्छी तरह लपेट कर उठा लिया। मैं वांग के पास गया और उसे कहा कि इस अंग्रेज को ये पता न चलने देना कि मैं फौजी हूँ। इसे अपने झोंपड़े में लाने के बजाय मैं उसे उस झोंपड़े में ले गया जो मुझे समीउल्लाह ने दिया था। मेरे कहने पर वहाँ फर्श पर बिस्तर बिछा दिया गया और मैंने पायलट को उस बिस्तर पर बिठा दिया। वांग दौड़ा गया। वो कुछ देर बाद पानी, चाय और कुछ खाने के लिए ले आया। मुझे अंग्रेजी बोलने की मश्क नहीं थी, इसलिए मैं रुक रुक कर बोलता था। अंग्रेजी उसकी मादरी ज़बान थी, इसलिए वो ज़रा तेज़ बोलता था। मैंने उसे कहा कि वो ज़रा आहिस्ता और साफ बोले ताकि मैं उसकी बात अच्छी तरह समझ सकूं। वो जिंदा दिल आदमी मालूम होता था। वो हंसा और उसने कहा कि वो आराम आराम से बोलेगा। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ तक किस तरह आ गया है। उसने बताया कि जापानी बर्मा से पीछे हट रहे हैं। अंग्रेज़ों और अमरीकनों ने मिलकर जवाबी हमला किया है। मैंने उससे पूछा कि यहाँ से जंग कितनी दूर लड़ी जा रही है। उसने जो फासला बताया वो 150 मील के लगभग था। अपने मुतालिक उसने बताया कि उसका फाइटर स्क्वाड्रन जापानियों के मोर्चे पर हमले के लिए गया था। हमले के लिए जाने वाले हवाई जहाज़ों की तादाद 24 थी। उधर से तकरीबन इतनी ही तादाद में जापानी जहाज़ों की भी आई। नीचे से हवाई जहाज़ों को गिराने वाली तोपें और मशीन गनें फायर कर रही थी। फिजा में हवाई जहाज़ों की लड़ाई हुई और हवाई जहाज़ फैलते हुए दूर हटते गए। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुछ ज़्यादा ही दूर निकल आया। इसने बताया कि इसके पीछे 2 जापानी हवाई जहाज़ लगे हुए थे। उस वक्त तक ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट जापानियों के 2 हवाई जहाज़ गिरा चुका था। आखिर इस फ्लाइट लेफ्टिनेंट की 3 गनों का एम्यूनिशन ख़त्म हो गया। उसने अपने हवाई जहाज़ के बचाव का यह इंतज़ाम किया कि उसने हवाई जहाज़ के गोते में डाल दिया और दरख्तों की बुलंदी तक पहुंच गया। उसे तवक्को ये थी कि यह वादियों में छुपता छुपाता उड़ेगा और जापानी हवाबाज वापस चले जाएंगे, लेकिन जापानी वापस न गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने जहाज़ बुलंदी पर खींचा तो जापानी फिर उसके ताक़ुब में आ गए और उसके इंजन में कहीं गोलियां लग गईं। उसने मुझे सुनाया कि शायद जापानियों का भी एम्यूनिशन ख़त्म हो गया था, इसलिए वो वापस चले गए। ये पायलट इतनी दूर आ गया था कि उसे ये भी ख्याल ना रहा कि वो कहाँ आन पहुंचा है। गन्नों में एम्यूनिशन नहीं रहा था और जब उसने पेट्रोल देखा तो उसकी सुई भी खतरनाक हद तक नीचे आ गई थी। इसके अलावा जो मुश्किल उसके लिए पैदा हुई वो ये थी कि इंजन गड़बड़ करने लगा था। कभी तो इंजन बंद हो जाता और 1-2 सेकंड के बाद खुद ही चल पड़ता। यही वजह थी कि ये हवाई जहाज डोल रहा था। फिर इंजन में से सफ़ेद धुआं निकलने लगा। अब उस पायलट के लिए यही एक चारा रह गया था कि वो हवाई जहाज में से निकल आए। इस वक्त वो हमारी बस्ती के ऊपर था। उसने कॉकपिट ऊपर से खोली और हवाई जहाज से निकल आया। इस तरह उसकी जान भी बच गई। क्या तुमने यहाँ या इस इलाके में कहीं भी कोई जापानी फौजी देखा है? उसने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। ये जगह जंग से महफूज है और जैसा आप खुद बताते हैं कि ये जगह मोर्चों से कमोबेश 150 मील दूर है। अब आप वापस किस तरह जाएंगे? मेरा वायरलेस सिस्टम भी ख़राब हो गया था, इसलिए मैं अपने स्क्वाड्रन कमांडर को और अपने बेस को बता नहीं सका था कि मैं कहाँ हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा बेस किस तरफ है। एयरफोर्स फौज के अगले मोर्चों से बहुत दूर पीछे होती है। तुम कौन हो? इन बर्मियों में तुम क्या कर रहे हो? मैं रंगून में कारोबार करता था, मैंने झूठ बोला। ये सब लोग रंगून के रहने वाले हैं। जब जापानियों ने हमला किया तो हम सब वहाँ से बड़े अच्छे वक्त भागे और यहाँ पहुँच गए। ये बस्ती खाली पड़ी थी, हमने यहाँ डेरे डाल लिए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिल गए हो। उसने कहा, मैं इन बर्मियों पर भरोसा नहीं कर सकता। हमें सरकारी तौर पर बताया गया था कि बर्मा के लोग अंग्रेज़ों की निस्बत जापानियों को ज़्यादा पसंद करते हैं और इन बर्मियों ने ही जापानियों के लिए बर्मा पर कब्जा आसान बनाया था। क्या तुम वापस हिंदुस्तान नहीं जाना चाहोगे? क्यों नहीं जाना चाहूँगा, मैंने कहा। मैं तो यहाँ इन लोगों में तंग आ गया हूँ। मेरे लिए मुश्किल ये है कि मुझे मालूम ही नहीं कि किस सिमत को चलूँ और अगर जाऊँ भी तो किस तरह इतना लंबा सफ़र पूरा होगा। मैं सोचूंगा, उसने कहा। मेरे पास इस इलाके का नक्शा है जहाँ हम हमला करने गए थे। मैं नक्शा देखकर ये मालूम करने की कोशिश करूँगा कि हम कहाँ हैं। उसके बाद हम वापसी का प्रोग्राम बनाएंगे। अगर हम दोनों इकट्ठे चलें तो सहूलत भी रहेगी। अभी मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि 3-4 रोज़ यहीं रहूँ। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, मैंने कहा। मुझे आप जिस तरह भी कहेंगे मैं आपका साथ दूंगा। मैंने साफ तौर पर नोट किया कि यह ऑफिसर फौज के अफसरों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। हो सकता है कि इसने मजबूरी के तहत अपना रवैया और अंदाज दोस्ताना कर लिया हो। बहरहाल ये अंग्रेज़ मुझे अच्छा लगा।